गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राकेश राज, मॉडर्न कॉलेज झांसी। मैं आपको बीएलएड फर्स्ट ईयर की क्लास को पढ़ाने जा रहा हूं। चैप्टर जो हमारा है सामाजिक व सांस्कृतिक मुद्दे और चैप्टर नंबर है 9th। तो सबसे पहले हम लोगों को आज देखना है कि सामाजिक व सांस्कृतिक इशू जो हमारे हैं, सोशल एंड कल्चर इशू के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सोशल और कल्चर जो इशू है वो हमारे किस प्रकार से हम लोगों में ट्रांसफ़र होते हैं, कल्चर किस प्रकार से ट्रांसफ़र होता है, उसको समझना है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि जो हमारा देश है एक विविधता का देश है। हमारे देश में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। तब भी हम लोग क्या हैं, एक सूत्र में बंधे हुए हैं। अगर हम देखें तो ये बांधने का जो सूत्र में बांधने का काम जो करता है वह करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर ना होता तो हमारी जो संस्कृति है वो एक साथ नहीं बन पाती, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है विविधता में एकता, यानी सभी क्या है एक सूत्र में बंधे हुए हैं, चाहे किसी भी कोई धर्म का हो, कोई किसी जाति का हो, लेकिन सब क्या है एक सूत्र में बंधे हुए हैं। इसमें देखेंगे हम लोग सबसे पहले आर्टिकल 15 जो कहता है कि मूल वंश जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी नहीं की जाएगी, उसको एक समान रखा जाएगा, सभी को क्या रखा जाएगा, इक्वल, यानी सभी को बराबर रखा जाएगा। दूसरा हमारा जो कहता है आर्टिकल 14 कहता है कि राइट टू इक्वलिटी मतलब क्या है कि सभी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी व्यक्तियों को राइट टू इक्वलिटी दी गई है। तीसरा अगर हम लोग देखें तो राइट टू इक्वलिटी दी गई। तीसरा अगर हम लोग देखते हैं तो समाज के लोगों को कैसे ट्रांसफ़र होती है, जो संस्कृति है वो समाज में किस प्रकार से संस्कृति ट्रांसफ़र होती है, इसके बारे में हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखेंगे तो हम देखते हैं कि औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब ये है कि हम लोग देखते हैं औपचारिक जो संस्कृति ट्रांसफ़र होती है ये क्या होती है कि आपस में मेल जोल से होती है, एक दूसरे संबंध करना, विवाह संबंध करने से क्या हो जाता है वो घनिष्ठ बन जाते हैं, और दूसरी संस्कृति क्या होती है आपस में ट्रांसफ़र हो जाती है। एक होती है औपचारिक इनफॉर्मल का मतलब होता है जैसे कि हम लोग कहीं घूमने गए और हमने अपना थोड़ा वहाँ पर रुके, तो रुकने के बाद हम उसको संस्कृति को हमने एडॉप्ट किया और अपनी संस्कृति को भी दूसरों ने हमारे हमको छोड़ा है, मतलब हमारी संस्कृति दूसरों ने एडॉप्ट कर ली, तो वो क्या होता है कि वो संस्कृति बदल जाती है, मतलब क्या हो जाती है, फैल जाती है एक आपस में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो हमारे देश क्या है, एक रूढ़िवादी देश था, कल्चराइज था, धर्म आधारित था, धर्म के हिसाब से ही हम लोग सोचते थे, ज़्यादातर हम लोग धार्मिक ही रहते थे, सब कुछ हमारा सब धर्म से ही सब कुछ जुड़ा हुआ था। लेकिन हम जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत में व्यापार करने के लिए, तो जब भी जो वेस्टर्न कल्चर था वो हम लोगों ने एडॉप्ट कर लिया। वेस्टर्न कल्चर को हम लोग एडॉप्ट कर लिया। वो क्यों कर लिया, क्योंकि उस कल्चर को वो लोग हमारे यहाँ व्यापार करने ले आए, तो उनको देखते हुए हम लोगों ने ये कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या करते हैं, तो उनके कपड़े मतलब हम लोगों ने पहनना चालू कर दिया। तो ये क्या हो गया, कल्चर ट्रांसफ़र हो गया। इसको कहते हैं क्षेत्रवाद। दूसरा होता है पारस्परिक व्यवहार। पारस्परिक जो व्यवहार होता है, यानी जो बिहेवियर होता है, जैसे कि हम लोग हैं एक दूसरे नियमित संपर्क में आ जाना, एक दूसरे के नियमित में संपर्क में आना, तब भी क्या होता है समाज में बदलाव आता है। दूसरा होता है भौगोलिक दूरियां। जैसे कि हम लोग कहें कि हर 100 किलोमीटर की दूर जाते हैं हम, तो क्या होता है, कल्चर भी चेंज होता है और लैंग्वेज भी, दोनों चेंज हो जाती हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये होता है कि सामाजिक जो इशू हैं, हर हम देखते हैं कि विभिन्नता, डाइवर्सिटी है हमारे देश में, तो डाइवर्सिटी को देखते हैं कि वो चेंज हो जाती है। दूसरा होता है समाज के जो अलग अलग लोग रहते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो आदिवासी लोग होते हैं उनका कल्चर अलग होता है और हम लोगों का कल्चर होता है, तो हम लोग बहुत सी चीज़ें ऐसी जो बदल जाती हैं। और तीसरा जो होता है संस्कृति के आधार पे भी जो बदल जाता है, जैसे कि लैंग्वेज है, दूसरा है जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारी भौतिक वस्तुएं हैं, ये और जो हमारा धर्म है, इसके आधार पे भी क्या होता है कि समाज में बंध जाता है। समाज में ये सारी चीज़ें अलग अलग दिखने लगती हैं। लेकिन हम तीनों को मिला दें, जैसे क्षेत्र को मिला दें और पारस्परिक व्यवहार को मिला दें और संस्कृति को मिला दें, तीनों से क्या बनता है, समाज बनता है। इसको बोलते हैं हम लोग समाज। अब समाज में क्या होता है कि जैसे जो समाज बनता है, समाज जो हम लोगों को दिखाई देता है, यही तो ये कल्चर है। ये कल्चर क्या होता है, आपस में ट्रांसफ़र होता है
और ट्रांसफ़र होने के बाद एक दूसरे से व्यवहार बनता चला जाता है। लेकिन तब भी हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई जो धर्म के बारे में दिखता है, या फिर हमारे यहाँ जो रूढ़िवादी सोच दिखती है, सामाजिक जो मुद्दा हमारा सबसे सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सामाजिक मुद्दा जो है वो यहाँ पे भारत के अंदर क्या है, पितृ सत्तात्मक सत्ता है। यानी पितृ सत्तात्मक सत्ता का मतलब क्या है कि पिता ही पूरा घर का मुखिया होता है और पिता क्या करता है, पूरे परिवार को चलाने का काम करता है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि पिता पैसा कमाता है और पैसा जो आदमी कमाता है वही घर को चलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे देश से शुरू से ही महिलाओं को इतना दर्जा नहीं दिया गया है। इससे अगर हम पहले से अगर देखें थोड़ा औपनिवेशिक सरकार में देखते हैं हम 19th सेंचुरी में अगर हम देखते हैं तो 19th सेंचुरी में काफ़ी लोगों ने वर्क किया है, जैसे कि रमाबाई पंडित हैं और ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, विलियम बेंटिंक हैं। इन लोगों ने महिलाओं को घर से बाहर निकालने का काम किया। विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के माध्यम से सती प्रथा का अंत किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1856 में उसमें जो विधवा विवाह है उसको स्टार्ट करवाया। तो ऐसी चीज़ रमाबाई पंडित ने जो लोगों को, जो महिलाएं थी जो पढ़े नहीं जाने देते थे, उनको घर से बाहर निकाला कि आप कॉलेज जाओ, पढ़ो, तो आपकी सोच बदलेगी। तो इस चीज़ को हमें समझना है कि भारत में ये चीज़ लगती है मुझे कि सबसे ज़्यादा अगर फैक्ट पड़ता है तो वो फैक्ट पड़ता है मेरे ख्याल से, वो पड़ता है एक पितृ सत्तात्मक सत्ता। पिता के हाथों में पूरी सत्ता होती है, पिता के हाथ में पैसा होता है। लेकिन वो चीज़ क्यों होती है, महिलाओं को नीचा देखा जाता है, उनको नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है। बट ऐसा आज जो हम लोग मॉडर्न युग में अगर देखें तो मॉडर्न युग में वो चीज़ें सब चेंज हो रही हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि मिज़ोरम में देखते हैं तो मिज़ोरम एक जी हमारे इंडिया का स्टेट है। अगर हम मिज़ोरम में देखते हैं तो वहाँ पे क्या है कि जो मातृ सत्तात्मक सत्ता है, जो पूरी पावर जो है महिलाओं के हाथ में है और महिलाएं ही क्या करती हैं, पूरे परिवार को चलाने का काम करती हैं। जो महिलाएं हैं वहाँ पे अगर आप देखें तो मिज़ोरम में महिलाएं जो पूरे घर परिवार को चलाने का काम करती हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सत्ता ट्रांसफ़र हुई है। क्यों हुई ट्रांसफ़र? क्योंकि महिलाओं के पास शक्ति आई है, महिलाओं के पास पावर आया है। महिलाओं के पास पावर क्यों आया है? क्यों महिलाओं की जो शिक्षा है वो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जिससे शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनको रोज़गार मिला। रोज़गार मिलने के बाद वो इंडिपेंडेंट हो गई, आज़ाद हो गई, सेल्फ डिपेंडेंट हो गई। जब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है व्यक्ति, तो जब उसके पास पैसा आता है, जब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है तो अपना परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। तो महिलाओं के पास पैसा आना शुरू हो गया और तो उनके पास सत्ता हो गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा देश, जो हमारा देश में है, ये मिज़ोरम है, ये पूरी तरह से मातृ सत्तात्मक स्टेट्स है और इसमें पावर ट्रांसफ़र हुई है। ये सबसे बड़ी इशू है। लेकिन हम अगर एक बात को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ा हमारा इशू जो रहा है, ये हमारा रहा है रूढ़िवादी सोच। जो हमारी रूढ़िवादी सोच है, हम अंधविश्वास में, डार्कनेस लाइफ में जीते हैं, धर्म के आधार पे हम लोग ज़्यादा जीते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हमारा सामाजिक इशू में, समाज में हमारा अगर पिछड़ने का कारण रहा है तो वो हमारा धर्म रहा है। क्योंकि हम लोगों ने कभी धर्म से आगे कुछ सोचा ही नहीं। हम लोग सिर्फ जो भी सोचते हैं धर्म के आधार पर सोचते हैं। हमारी आंखें हमेशा बंद आंखों से भी या खुली आंखों से हम लोगों को सिर्फ धर्म ही दिखाई देता है। बट जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने भारत में प्रवेश किया, वेस्टर्न कल्चर आया और ये उन्होंने व्यापार करना चालू किया, तो इससे क्या हुआ कि लोगों को लगा कि यार हम लोग तो बहुत पिछड़े हुए हैं और महिलाओं तो बहुत तरक्की कर रही हैं देश में, पूरे वर्ल्ड में, ऑल वर्ल्ड में। तो महिलाओं को भी मुख्य धारा में काम करने का काम किया। लेकिन मैं एक बात अवश्य आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि माई कंट्रीज़ द फर्स्ट कंट्रीज़ है। जैसे कि हम लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को जैसे हमारे यहाँ लागू होता है, तो हमारे देश ने सभी को एक साथ वोट देने का अधिकार दिया। वोट देने का अधिकार किया, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, तो सभी को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। तो सभी को एक साथ वोट देने का काम किया। तो मुझे ये लगता है कि हमारे देश में जो इंडिपेंडेंट के बाद हमारे देश के जो जितने भी लीडर रहे हैं, उन्होंने एक महिलाओं को सम्मान देने की बात कही है। और हमारे B.R. अम्बेडकर ने भी बहुत कोशिश की है महिलाओं को सम्मान देने के लिए, उन्होंने भी बहुत वकालत की है और उन्होंने महिलाओं का लिए काम भी किया है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो महिलाओं का जो स्टैंडर्ड लेवल है, वो सिर्फ उनको एक
मात सत्तात्मकता ला सकता है और दूसरा उनको एक शिक्षा ला सकती है। अगर महिलाएं पढ़ लिख जाती हैं और पढ़ लिखने के बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं होती हैं और तो उनको एक सामाजिक स्थिति से जो एक सामाजिक जो रूढ़िवादी स्थिति से नहीं गुजरना होगा और वो एक इंडिपेंडेंस की ज़िंदगी जी सकती हैं और अपना जो उनको करना है वो कर सकती हैं, राइट टू इक्वल टू में रह सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है जो हमारा इशू था आज का कि जो हमें जो विभिन्न संस्कृतियों का देश है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, चाहे आप साउथ में चले जाओ, चाहे आप वेस्ट में चले जाओ, चाहे आप नॉर्थ में चले जाओ, चाहे आप लोग ईस्ट में चले जाओ, चारों तरफ हम लोग देखते हैं तो विभिन्न विभिन्न कल्चर के लोग मिलते हैं, लेकिन सभी को एक सूत्र में बांधने का काम करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं होता तो वास्तविकता विभिन्न विभिन्न संस्कृतियाँ के देश तो रहता, लेकिन हम लोग एक सूत्र में नहीं बन पाते। तो इसलिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो आर्टिकल्स 15 हो, आर्टिकल 14 हो। ये क्या करते हैं, राइट टू इक्वल टू और धर्म जाति किसी भी आधार पे किसी पे कोई भी अनटचेबिलिटी नहीं कर सकता। इसलिए सभी एक समान के सूत्र में बांधने का काम संविधान ने किया है। यह आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है।